हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका लेक्चर नंबर 2 रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड इट्स ड्रॉबैक्स, रदरफोर्ड मॉडल परमाणु मॉडल और इसकी कमियां आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो बच्चों बने रहिएगा इस टॉपिक के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो बच्चों हमारा टॉपिक है यहाँ पर नाभिक का आकार और निकटतम पहुंच की दूरी। ये हम जो रदरफोर्ड है उसी के जो निष्कर्ष थे उन्हीं में एक अगला टॉपिक है कि हम रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग प्रयोग से, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से नाभिक का आकार फाइंड कर सकते हैं, या फिर मैं बोलूं कि अल्फा कण की निकटतम पहुंच की दूरी हम फाइंड कर सकते हैं। साइज ऑफ न्यूक्लियस, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा नाभिक का आकार ज्ञात किया जा सकता है। अब समझिए बच्चों, ये सपोज करो ये हमारा नाभिक है पूरा, ये जो सर्किल देख रहे हो आप, ये पूरा नाभिक है, स्फेयर के रूप में होता है, नाभिक गोलाकार होता है बच्चों, ऐसा माना गया है। आप ये मत समझना ये परमाणु है और बीच में ये छोटा सा नाभिक, ऐसा नहीं है। मैंने नाभिक को ही बड़ा करके दिखाया है। ये पूरा नाभिक है, जो बीच वाला पार्ट होता है ना छोटा सा, उसको बड़ा जूम करके बता दिया आपको। और आप सपोज करें कि ये अल्फा कण यहाँ से जा रहा है और ये अल्फा कण जाके इस नाभिक के से टकराएगा, इन नाभिक के पास जा रहा है धीरे धीरे इनफाइनाइट डिस्टेंस से। तो आपको पता है अल्फा कण एक पॉजिटिव चार्ज होता है और नाभिक पे भी पूरी पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, क्योंकि नाभिक जो बना है वो पॉजिटिव चार्ज से बना है, ऐसा हमने अल्फा कण प्रयोग में देखा, प्रकीर्णन वाले प्रयोग में। तो पढ़िए इसको थोड़ा सा कि जैसे जैसे अल्फा कण नाभिक के नजदीक पहुंचता जाता है वैसे वैसे अल्फा कण की जो गतिज ऊर्जा है वो कूलाम प्रतिकर्षण बल के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा में बदलती जाती है। यानी कि बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। इनिशियली क्या होगा कि ये बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, ये आप देख रहे हो अल्फा कण इस नाभिक से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। और मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, वो याद रखना, चैप्टर नंबर 1 में बताऊंगा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर के Q1 Q2 अपॉन में R, यानी कि ये Q1 Q2 दो आवेश है और इनके बीच की दूरी R है। तो आप यहाँ भी देख पा रहे हो ये Q1 आवेश और इस नाभिक का मतलब है Q2 आवेश, दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है ये इस टाइम इनफाइनाइट है। तो इस R की जगह कितना पुट कर लोगे, इनफाइनाइट। तो बच्चों यहाँ पर आप देखोगे अल्फा कण को हम स्टार्टिंग में क्या देंगे, वेग देंगे, थोड़ा स्पीड देंगे तभी तो चलेगा। तो इसकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। स्टार्टिंग में इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई 1/2 mv², चलेगा ना ये। और यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी स्थिति विद्युत स्थितिज ऊर्जा वो हो जाएगी बच्चों 0। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप पुट करोगे पोटेंशियल एनर्जी में फॉर्मूले में वैल्यू, तो के Q1 Q2 अपॉन इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट बच्चों 0 होता है, और 0 होगा तो U की वैल्यू 0। इसका मतलब अनंत पर जो वैल्यू आएगी स्थितिज ऊर्जा की वो 0 आएगी। ठीक है, लेकिन जैसे अल्फा कण पास में पहुंचेगा धीरे 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 धीरे, तो आपको पॉजिटिव चार्ज है ये भी और ये भी पॉजिटिव है पूरा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में जैसे जैसे पास जाएगा दूरी कम होती जाएगी। अल्फा कण जैसे पास जा रहा है धीरे धीरे, तो आप देखोगे आर का मान कम होता जा रहा है और ये इन दोनों में जो आकर्षण बल है वो बढ़ता है, प्रतिकर्षण बल बढ़ता जाएगा। कूलाम प्रतिकर्षण बल आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 1 में कि फोर्स क्या होता है, कूलाम फोर्स के Q1 Q2 अपॉन में R², यही होता है। तो बच्चों धीरे धीरे इस पर कूलाम प्रतिकर्षण बढ़ता जाएगा और इसकी स्पीड कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि ये नाभिक इसको वापस इधर धक्का लगाएगा, इस अल्फा कण को। तो ये अल्फा कण एक समय बाद आके रुक जाएगा कहीं ना कहीं। तो सपोज करो वो इस जगह पे रुक गया और वो
जगह थी आर नोट, यानी आर नोट डिस्टेंस पहले ही वो रुक गया। समझे बात को। अब मान लीजिए आप अल्फा कण को इधर से ला रहे थे यहाँ से, तो वो आप इधर से ले जाओगे तो यहाँ भी वो आर नोट डिस्टेंस पहले रुक जाएगा। ऐसे आप इधर से लाओगे तो आर नोट डिस्टेंस पहले रुकेगा। ऐसे इधर से लाओगे तो आर नोट डिस्टेंस पहले, ऐसे इधर से लाओगे तो आर नोट डिस्टेंस पहले, यानी आर नोट ये वाली अंदर वाली। ऐसे इधर से लाओगे तो आर नोट डिस्टेंस पहले। इसका मतलब ये आर नोट त्रिज्या का एक गोला बन गया, यानी इतने रीजन से पहले ही रुक जा रहा है अल्फा कण। तो ये जो रीजन आप देख रहे हो ना, ये वाला, यही वो नाभिक है बच्चों। यानी इससे हमने नाभिक की त्रिज्या का आकलन कर लिया बच्चों। भाई नाभिक का जहां तक प्रभाव होगा वहां तक प्रतिकर्षण बल शो करेगा ना वो, तो अल्फा कण को वहीं रोक लेगा वो। सपोज करो यहाँ अल्फा कण रुक गया, जैसे अल्फा कण यहाँ रुकेगा ना इस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, फॉर्मूले में रख देना, के Q1 Q2 अपॉन में आर नोट। क्योंकि अब ये अल्फा कण यहाँ आ चुका है, तो Q1 आवेश यहाँ आ गया, Q1 Q2 दोनों के बीच का डिस्टेंस देख लो और आपके पास ये स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। ओके, तो इस प्रकार से हमें इसको सोल्व करना है। अब देखिएगा बच्चों, हम बात कर लेते हैं आगे। और जैसे ही अल्फा कण नाभिक के पास पहुंचता है तो उसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा विद्युत स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। यानी जो उसकी गतिज ऊर्जा थी ना, यहाँ से स्पीड धीरे धीरे कम होती गई, किस वजह से, कूलाम प्रतिकर्षण बल से, और वो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल गई। अतः ऊर्जा संरक्षण से बिंदु ए पर कुल ऊर्जा इज इक्वल टू बिंदु बी पर कुल ऊर्जा। सोल्व कर लेते हैं। तो बिंदु ए पर कुल ऊर्जा कितनी है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ये एट पॉइंट ए इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट बी। यहाँ पे काइनेटिक की जगह वैल्यू रख दो 1/2 mv²। पोटेंशियल तो 0 थी ना यहाँ, 8 पॉइंट ए पे इज इक्वल टू, यहाँ पर बताइए काइनेटिक कितनी हो गई थी बी पे, 0, प्लस पोटेंशियल कितनी हो गई, पोटेंशियल हो जाएगी के Q1 Q2 अपॉन आर नॉट। सोल्व कर लो बस। 1/2 mv² इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर नॉट। ठीक है ना। यहां से आप इसको थोड़ा आगे और सोल्व करो तो कर लो। 1/2 mv² के, देखो बच्चों Q1 क्या है, अल्फा कण का आवेश, और अल्फा कण का जो आवेश होता है ना वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना होता है। मैंने ये लास्ट लेक्चर में बता दिया था आपको। और Q2 किसका है, नाभिक का। नाभिक का आवेश लिखा जाता है Z इंटू ई, क्योंकि किसी नाभिक में मान लो एक प्रोटॉन भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। हमने क्या मान लिया, Z प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का चार्ज ई, तो Z का कितना हो गया, Z इंटू ई। ये तो आप केमिस्ट्री में भी लिखते होंगे ऐसा। तो यहाँ वैल्यू रख दो 2e Q1 की जगह तो, और Q2 की जगह Z इंटू ई अपॉन में आर नोट। इस साइड में लिख देना आप। आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 1/2 mv² के 2 को आगे ले आओ, के ZE² हो गया ऊपर, आर नोट, यहाँ से आर नोट निकालो तो आर नोट को इधर ले जाओ, 1/2 mv² को नीचे ले आओ, तो आर नोट इज इक्वल टू 2 kZE² अपॉन 1/2 mv²। ये भी आपकी निकटतम पहुंच की दूरी है। और चाहे आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आर नोट इज इक्वल टू 2 kZD²। नीचे क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ऐसा भी लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर लिख देना, कितना है, 1/2 mv²। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, निकटतम पहुंच की दूरी। आर नोट क्या है बच्चों, शॉर्टेस्ट मिनिमम डिस्टेंस, ये हो गई निकटतम पहुंच की दूरी।
या बोल सकते हो नाभिक की त्रिज्या। नाभिक की त्रिज्या भी आप इसको बोल सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? कई बार क्या एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा आई होप। अब आगे देखिए, इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन है, सोने के परमाणु के लिए नाभिक का आकार ज्ञात करना है बच्चों। तो मैं आपको बता देता हूं इसको सोल्व करके। देखो, सोने के लिए यानी इसका जो परमाणु प्रतीक होता है वो Au होता होगा, है ना। सोने का जो भी होता है कोई दिक्कत नहीं। और जेड हमारे पास इसका जो परमाणु क्रमांक वो 79 ही होता है। और के का वैल्यू आप जानते होंगे चैप्टर नंबर 1 से, नहीं जानते तो याद कर लो, 9 × 10 की पावर 9 होता है निर्वात के लिए। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारे पास 1.6 10 की पावर -19। और काइनेटिक एनर्जी भी क्वेश्चन में देगा, अगर ना भी दे तो आपको पता होना चाहिए। अल्फा कण की जो गतिज ऊर्जा है बच्चों 5.5 से लेके 7.7 के आसपास हो सकती है। तो आप 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लें, 5.5 भी रख लेना, इतना ज्यादा फर्क आएगा नहीं। तो बच्चों आर नोट निकाल लो। आर नोट का फॉर्मूला क्या होता है? 2kZe²। और नीचे आएगा काइनेटिक एनर्जी, यही फॉर्मूला बताया मैंने, एग्जाम में भी न्यूमेरिकल आ सकता है, तो ऐसे ही करना है डील। आर नोट कितना आएगा यहाँ से? 2 × के का वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 इंटू जेड कितना है 79 और ई का स्क्वायर 1.6 10 की पावर -19 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको और नीचे काइनेटिक एनर्जी का डिवाइड कर दो 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आर नोट की वैल्यू जब आप इसको कंप्लीट सोल्व करेंगे तो 30 × 10 की पावर -15 मीटर आएगा बच्चों। ओके, इसी को आप कह सकते हैं आर नोट लगभग 10 की पावर -15 मीटर की कोटि का होता है। आर नोट क्या है? नाभिक की त्रिज्या। और इसी को फर्मी भी बोलते हैं, 10 की पावर -15 को क्या बोलते हैं? फर्मी। तो आप लिखना चाहो तो लिख दो आर नोट 1 फर्मी मीटर। तो जो नाभिक की त्रिज्या होती है ना बच्चों, वो फर्मी ऑर्डर की होती है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। नाभिक की त्रिज्या फर्मी ऑर्डर में होती है। ओके, तो इस प्रकार से हमने नाभिक की त्रिज्या का कैलकुलेशन कर लिया है। एग्जैक्ट तो ये है, अगर अप्रोक्सीमेट लिखे तो आप 1 फर्मी लिख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। तो हमने नाभिक का आकार ज्ञात कर दिया है, आर नोट त्रिज्या निकाल ली। त्रिज्या का मतलब आकार ही हो गया वो, यानी कितना एक बड़ा गोला बन सकता है। अगला टॉपिक इसी के अंदर जो है अगला निष्कर्ष क्या है वो देखिए कि प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या एन थीटा व प्रकीर्णन कोण थीटा के मध्य ग्राफ। आपने देखा था जब मैंने प्रयोग करवाया था कि प्रकीर्णित अल्फा कणों की जो संख्या थी वो प्रकीर्णन कोण की व्युत्क्रमानुपाती थी, अर्थात प्रकीर्णन कोण बढ़ने पर प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या घटती जा रही थी। ऐसा क्यों? देखो, मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ थोड़ा सा। हमने ये देखा था कि ऑलमोस्ट पार्टिकल सीधे ही निकल गए थे, निकले थे ना ऐसे। अभी यहाँ तो बहुत कम बन रहे पार्टिकल, बहुत अल्फा पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, हमें दिखते ही नहीं है। यहाँ तो तुम देख रहे हो 3 6 ही निकले हैं बाहर, ऐसा नहीं है। अधिकतर अल्फा कण सीधे ही निकल गए। इसका मतलब इन्होंने एंगल कितना बनाया बच्चों? एंगल कितना बना होगा इनका? कुछ एंगल बना क्या? यानी ये डेविएट थोड़ी हुए। लेकिन कुछ अल्फा कण जो नाभिक के जस्ट पास आए थे, जस्ट का मतलब थोड़ा दूर भी थे, वो डेविएट हुए ऐसे, क्योंकि प्रतिकर्षण बल लगा उनके ऊपर। कुछ एक कण ऐसा था जो पीछे की तरफ भी आया, कुछ एक कण ऐसे भी थे जो 90 से अधिक के कोण पे क्या हुए? प्रकीर्णित हुए। इसका मतलब आप ये देखो कि अल्फा जो प्रकीर्णन कोण है इनका इनका तो कोई डेविएशन हुआ ही नहीं, सीधे निकल गए, तो थीटा 0 बना रहे हैं। ये भी थीटा 0 बना रहा है, ये भी थीटा 0। लेकिन ये देखो आप, इसको जाना था ऐसे, लेकिन इतना एंगल बनाया इसने थीटा। इसका मतलब थीटा बराबर 0 वाले पार्टिकल बहुत ज्यादा है बच्चों, क्योंकि अधिकतर पार्टिकल तो सीधे ही निकले थे। अल्फा कण जो थे सीधे ही निकल गए थे, अर्थात
अधिकतर अल्फा कणों ने थीटा बराबर 0 डिग्री कोण बनाया है। तो बच्चों ग्राफ देखो आप, जो थीटा की वैल्यू 0 दिख रही है ना आपको, ये इस 0 के करस्पॉन्डिंग देखो आप बहुत सारे अधिकतर पार्टिकल है, इनफाइनाइट कह सकता हूं मैं, बहुत सारे पार्टिकल है। एन थीटा का मतलब पार्टिकलों की संख्या, अल्फा कणों की संख्या। तो थीटा बराबर 0 डिग्री पर कणों की संख्या बहुत ज्यादा है। फिर क्या हो रही है, देखो कणों की संख्या डाउन होती जा रही है, कम होती जा रही है। 90 डिग्री पर बहुत ऐसे कण थे जो 90 डिग्री से ज्यादा पर क्या हुए थे, विचलित हुए थे या फिर प्रकीर्णित हुए थे। पर आपने ये देखा था कि 180 पर तो बच्चों एक ही ऐसा कण था, यहाँ पर एन थीटा की वैल्यू 1 आएगी, एक ऐसा कण था जो पीछे की तरफ वापस चला गया था। इसका मतलब बच्चों कोण बढ़ने के साथ इन कणों की संख्या कम होती जा रही है। इस प्रकार से हमारे पास ग्राफ आएगा। ये पूछा जाता है बच्चों, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप बनाओ तो बना लेना, बाकी कोई जरूरी नहीं है ये, है ना, ओनली समझाने के लिए था। अब देखो बच्चों, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये था हमारा अल्फा स्कैटरिंग प्रयोग। इस अल्फा स्कैटरिंग प्रयोग के बेसिस पर हमने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल दिया, यानी कि रदरफोर्ड ने किस प्रकार से अपना जो मॉडल है वो बना दिया अपने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर। तो कुछ नहीं बच्चों, अब तक जो पढ़ा है वही ये सारा पॉइंट्स है, फटाफट देख लीजिए। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर परमाणु मॉडल दिया, जिसके अनुसार परमाणु के केंद्र पर 10 की पावर -15 मीटर त्रिज्या की अति सूक्ष्म क्षेत्र में संपूर्ण धनावेश एवं लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उपस्थित होता है। इस अति सूक्ष्म क्षेत्र को नाभिक कहा गया। अभी मैंने बताया था कैलकुलेट करके, नाभिक की त्रिज्या 10 की पावर -15 होती है लगभग, और यही उन्होंने अपने मॉडल में भी लिख दिया। दूसरा पॉइंट है, परमाणु 10 की पावर -10 मीटर की त्रिज्या वाला गोला होता है। अब देखो बच्चों, वहां आ रहा है 10 की पावर -15 और एक आ रहा है 10 की पावर -10। तो बच्चों 10 की पावर -10 तो है परमाणु का आकार, और 10 ये छोटी सी नाभिक है, इसका आकार है 10 की पावर -15। तो 10 की पावर -15 छोटा होता है, 10 की पावर -10 बड़ा होता है। ये भी बच्चों में डाउट रहता है। जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उपस्थित होते हैं, ऐसा रदरफोर्ड ने बोला। नाभिक पर कुल धनावेश की मात्रा परिमाण में इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित कुल ऋणावेश के बराबर होती है। ये बात सही है, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है आज तक एटम्स के अंदर, परमाणु के अंदर। यदि इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था में हो तो वे कूलाम आकर्षण के कारण नाभिक में गिर जाएंगे, ऐसा किसने कहा, रदरफोर्ड ने। अतः रदरफोर्ड ने माना कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ पर घूमते हैं तथा इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य लगने वाला कूलाम प्रतिकर्षण बल इलेक्ट्रॉनों को वर्ताकार पथ में घुमाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं नाभिक के चारों ओर, और सपोज करो इस परमाणु की त्रिज्या ये हमारी आर है, तो इन दोनों के बीच कूलाम बल लगेगा, एक नेगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है, तो कितना होगा, नाभिक का आवेश होता है जेडी, मैंने बताया ये याद रखना, जेड इंटू, याद रखने की कहाँ जरूरत है। नाभिक में होते हैं पॉजिटिव चार्ज, एक का मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का, एक पॉजिटिव चार्ज का जो वैल्यू है वो ई होता है। ई की वैल्यू हम सभी जानते हैं 1.6 10 की पावर -19। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे हो तो माइनस के साथ लिखते हैं, और अगर प्रोटॉन के लिए लिख रहे हैं तो प्लस के साथ लिखते हैं इसको। ऐसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है परिमाण में, लेकिन प्रकृति विपरीत होती है बच्चों। ओके, तो कूलाम फोर्स क्या होगा, के कूलाम फोर्स होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस फोर्स को बच्चों कौन बैलेंस करेगा, इस पे लगने वाला अभिकेंद्रीय बल, वो बैलेंस कर लेगा इसको, जिससे कि इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा। तो अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला था mv² अपॉन आर, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तभी इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ पे घूम पाएगा, अदरवाइज नहीं घूम पाएगा। तो बच्चों इसमें आप देख रहे हो, ये जो सेकंड पॉइंट है इसको आप पढ़ो एक बार, कि उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उपस्थित होते हैं, यानी उनका कहना था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, उन्होंने ये नहीं बताया, फिक्स ऑर्बिट नहीं बताया कि कहाँ घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, यानी वो इलेक्ट्रॉन के वितरण को नहीं समझा पा रहे थे।
है ना, इलेक्ट्रॉन का वितरण अच्छे से नहीं समझा पाए कि नेगेटिव चार्ज कहाँ है कहाँ नहीं है। इसके बाद फिर बोर आते हैं बच्चों, है ना, बोर ने इनको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, बोर ने इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं बताई थी, सारी चीजें क्लियर की थी, है ना। अब देखो इस मॉडल के दोष, कई बार एग्जाम में आता है रदरफोर्ड मॉडल के दोष बताइए। तो परमाणु की स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका एक तो ये, यानी कि इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये मॉडल परमाणु की स्थायित्व को नहीं समझा सका क्योंकि मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार एक त्वरित आवेश, एक चलने वाला आवेश जो घूम रहा है चारों तरफ, वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है बच्चों। एक मूविंग चार्ज ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। जैसे आप मूविंग चार्ज कहाँ देखते हो, जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग है ना बच्चों, उसमें आवेश त्वरित रहता है, और आप देखते हो विद्युत चुंबकीय तरंग ऊर्जा का स्थानांतरण करती है, यानी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, वहां पे ऊर्जा निकलती है। इसका मतलब है त्वरित आवेश बच्चों ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। अतः वर्तीय कक्षाओं में घूम रहे इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, ऊर्जा उत्सर्जित करेंगे। यानी इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ऐसे घूम रहा है तो ऊर्जा उत्सर्जित करेंगे, उत्सर्जित करेंगे तो धीरे धीरे वो उनकी रेडियस कम होती जाएगी और वो लूज होते जाएंगे, धीरे धीरे पास आएंगे, एक समय बाद वो नाभिक में गिर जाएंगे। इसका मतलब एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एटम तो खत्म हो जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक जगह मिलकर क्या कर लेंगे, न्यूट्रल कर लेंगे, यानी एटम खत्म। लेकिन क्या परमाणु खत्म हो रहा है? अगर परमाणु नहीं होता तो हम सब नहीं होते हैं। इस दुनिया की कोई कोई भी मटेरियल, कोई भी बॉडी यहाँ पर नहीं होती, एग्जिस्ट ही नहीं करती, है ना। तो ये तो बात गलत है। तो अपनी ऊर्जा खो देंगे जिससे उनकी कक्षा की त्रिज्या कम होती जाएगी, अंततः इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्या हो जाएगा बच्चों, गिर जाएगा और एटम कोलैप्स हो जाएगा, यानी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एटम कोलैप्स हो जाएंगे अंत में दोनों। तो समझे बात को, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है सेकंड वाला आपका। इस मॉडल के अनुसार परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, जबकि वास्तव में परमाणु स्पेक्ट्रम असतत प्राप्त होता है। यानी कि जब हम आगे देखेंगे कि जो स्पेक्ट्रम लाइंस आती है वो ऐसे आती है, कुछ गैप के साथ आती है। ऐसे आपने पढ़ा होगा लाइमन बामर पास्चन तो पढ़ा ही है ना, उनमें आप देखते हो वो असतत है, यानी डिस्क्रीट आती है, जबकि ये कह रहे हैं कि कंटिन्यूस आती है, ऐसे पास पास बिल्कुल लगातार। ऐसा नहीं होता, कुछ गैप होता है इनके अंदर। ऐसा ये किसने माना, रदरफोर्ड ने, जो कि गलत था। ठीक है, आगे देखिए, ये मॉडल स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता तथा विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विभाजन की व्याख्या नहीं कर सका। स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विभाजन का मतलब आपने पढ़ा होगा, एक होता है जीमान प्रभाव, एक होता है स्टार्क प्रभाव, स्टोर्क प्रभाव। अगर चुंबकीय यानी स्पेक्ट्रमी रेखाओं का अगर चुंबकीय क्षेत्र में विभाजन होता है तो उसे कहते हैं हम जीमान प्रभाव, और अगर इन्हीं स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विभाजन अगर विद्युत क्षेत्र में होता है तो उसे कहते हैं स्टोर्क प्रभाव। यह मॉडल नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों के वितरण की सही व्याख्या नहीं कर सका बच्चों। ओके, समझ पाए? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब हमारा रदरफोर्ड मॉडल तक का पार्ट कंप्लीट हो गया है बच्चों आज। ओके, हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल। और ये याद रखिएगा बच्चों, अगला लेक्चर हमारा थोड़ा मैथमेटिकल रहेगा, 3 अभिक्रियक हम पढ़ेंगे बोहर के, और थोड़े डेरिवेशंस आएंगे अब हमारे पास चैप्टर में। ठीक है, तो बने रहिएगा आप, अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, नोट्स बनाइएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।